डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और लास्ट क्लास में हमने इसमें 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूँ कि वो चारों प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी मज़ीद कुछ प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आज जो हम पहला प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट। इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट भी कहते हैं, जो दिल करे आप इसे कह सकते हैं। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बताता है हमें? द हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल मीन्स दैट all assets and expenses are initially recorded at their actual cost। ये कॉस्ट यानी ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जिस वक्त आप कोई भी अपना एक्सपेंस करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, या जिस वक्त आप कोई भी अपना एसेट एक्वायर करते हैं, जिस वक्त आप उसे लेकर आए हैं, आप पर लाजिम है कि आप उसे उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करें, ना कि आप उसे उसकी मार्केट कॉस्ट पर या किसी और प्राइस पर आप उसे रिकॉर्ड करें। यानी जो उसकी असल कीमत है, जिस कीमत पर आपने उसे बाय किया है, उसी कीमत पर आप अपने एसेट को और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें। सर बात समझ में नहीं आई। चलिए आइए बात समझ लेते हैं। ये हम बात करते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट के एग्जाम्पल की। इन्वेंट्री आपने पढ़ी है। इन्वेंट्री क्या होती है? गुड्स जो कि आप बेचने के लिए लेकर आते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं कोई मर्चेंडाइज लेकर आया हूँ जिसकी कॉस्ट प्राइस है 10 पर यूनिट। सही है। कोई भी एक इन्वेंट्री है मेरे पास जो कि मैंने बाय की है। फॉर एग्जांपल पेंसिल मैं बाय करता हूँ, स्टेशनरी का कारोबार है, तो स्टेशनरी मेरे लिए मर्चेंडाइज है यानी गुड्स है। तो पेंसिल मैंने बाय की है और जब जिस दुकानदार से मैं ख़रीद कर लेकर आया हूँ उस दुकानदार ने मुझे 10 की यानी 10 रुपीज़ या $10 जो है वो एक पेंसिल मुझे दी है। ठीक है, 10 रुपीज़ का ही है, $10 का ही है। अब जो एक पेंसिल मुझे दे रहा है उसकी कॉस्ट है 10। ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस पर मैंने उसे बाय किया है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि मैं इस पेंसिल को 10 में नहीं बेचूंगा, जाहिर सी बात है 10 में तो मैंने खरीदी है, तो मैं इसे 10 पर कैसे बेच सकता हूँ? तो मैं इस पर कुछ प्रॉफिट रखूँगा। और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी मुझे दुकानदार ने बता दी कि आमतौर पर ये पेंसिल जो है वो 12 पर यूनिट, यानी कि एक पेंसिल आप 12 पे सेल कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे पता है कि ये पेंसिल 12 रुपीज़ या $12 में बिकेगी। तो जब मैं पेंसिल लेकर आऊँ, अभी मैंने ख़रीदी है, अभी बेची नहीं है मैंने, जब मैं पेंसिल लेकर आऊँ तो मुझे अपने पास पेंसिल को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि भाई हाँ मैंने पेंसिल बाय की है। किस कीमत पर रिकॉर्ड करूँ, 10 पर या 12 पर? तो भाई हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इनिशियली जब उसे लेकर आए हैं तो आप उसे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी एक्चुअल कॉस्ट, असल कीमत उसकी क्या है? 10 है। उसकी 12 जो है उसकी असल कीमत नहीं है। 12 पर तो आप उसे बेचेंगे, वही पता नहीं बिके ना बिके, लेकिन उसकी जो असल कीमत है वो है $10 या 10 रुपीज़। तो हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एसेट को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करें। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब है हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब पास्ट, यानी इनिशियली आपने उसे किस वैल्यू पर ख़रीदा था उस वैल्यू पर ही आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग ख़रीदी थी मिसाल के तौर पर 5 लाख की। किसी दौर में आपने बिल्डिंग बाई की थी 5 लाख की। आज उस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस है 50 लाख। आज उस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस हो गई है 50 लाख। तो क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी बिल्डिंग को 50 लाख पर लिख देना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे हम रीवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं, रीवैल्यूएशन मेथड कहते हैं, जो कि एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन सॉलिड रीज़न के बाद और एक डिस्टेंस से मुराद है कि एक वक्फे के बाद। ऐसा ना हो कि आप हर महीने जो है वो मार्केट वैल्यू को चेंज करते हुए, देखते हुए अपने एसेट की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, कम ज़्यादा कर रहे हो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो बिल्डिंग जो मैंने ख़रीदी थी उसकी कॉस्ट प्राइस थी 500,000, और अब जो बिल्डिंग की प्राइस हो गई है वो हो गई है 5 मिलियन। ठीक है। तो क्या मुझे अब अपनी बिल्डिंग को 5 बिलियन पर रिकॉर्ड कर देना चाहिए? तो हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है नहीं जी, आप अपने एसेट को मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप अपने एसेट को उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? उसकी कॉस्ट प्राइस है 500,000। तो आप अपने एसेट को, यानी जो भी एसेट आप लेकर आए हैं, वो आप इसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। आप सब ने डेप्रिसिएशन पढ़ा है। जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन में आप अपने एसेट को कैसे शो करते हैं? बैलेंस शीट में गौर कीजिएगा, आप अपने एसेट की कॉस्ट प्राइस लिखते हैं जिस कीमत पर आपने उसे बाय किया था, फिर उसमें से आप उसके डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, जो भी उसका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आप उसे बुक वैल्यू के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन आप पहले अपने एसेट की क्या दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस दिखाते हैं।
आप अपने एसेट की मार्केट प्राइस तो फिर भी नहीं दिखाते, दिखाते हैं कहीं मार्केट प्राइस? बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ठीक है। तो वो जो सर डेप्रिसिएशन माइनस करके कीमत आती है वो भी तो मार्केट प्राइस ही होती है? जी नहीं, वो मार्केट प्राइस नहीं होती है। वो तो आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक इस वक्त जो आपके एसेट की कीमत है वो तो वो शो हो रही होती है। मुमकिन है कि मार्केट में वो एसेट किसी और कीमत पर हो। ठीक है जनाब। तो आप अपने एसेट को मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करते या सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि आप अपने एसेट को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं? जिस कीमत पर आपने उसे बाय किया होता है हिस्ट्री में, उसी कीमत पर आप अपने एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है। तो आपने डेप्रिसिएशन बढ़ा है, चाहे आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एडीसी या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तब भी हर सूरत में आपने जब भी अपने बैलेंस शीट में अपने एसेट को शो किया है, वो आपने उसे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर यानी असल प्राइस पर आपने उसे शो किया है। बाद में आपने उसे उसमें से उसके डेप्रिसिएशन को लेस किया है। ठीक है जनाब। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अपने एसेट को उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर, जिस कीमत पर आपने उसे ख़रीदा था, आप उसी कीमत पर उसे शो करेंगे इनिशियली। ठीक है। इनिशियली से मुराद जिस कीमत पर इनिशियली आपने उसे ख़रीदा था। ठीक। अच्छा, इसके बाद है मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल बड़ा दिलचस्प मैचिंग प्रिंसिपल है। क्या है ये मैचिंग प्रिंसिपल? द मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स दैट द रेवेन्यू ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड। यानी कि अगर आप किसी एक पीरियड में मौजूद है, पीरियड से मुराद यहाँ पर वो क्लास वाले पीरियड नहीं है, पीरियड से मुराद यहाँ पर ड्यूरेशन है, कि आप जिस ईयर में बैठे हुए हैं या जिस मंथ में आप अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, अगर आपने एक महीने के अपने रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड किया, यानी आपने अपने एक महीने के रेवेन्यूज़ लिए हैं, तो उसी महीने के आप एक्सपेंसेस भी उसके साथ मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे। सर बात बिल्कुल समझ नहीं आई, आइए आपको समझाता हूँ मैचिंग प्रिंसिपल। पहले मैं आपको एग्जांपल समझा दूँ, फिर इसकी तरफ आता हूँ, डेफिनेशन की तरफ। मिसाल के तौर पर जनवरी के महीने में सेल्स की, सेल्स रेवेन्यू है, मेरी आमदनी है। जनवरी के महीने में मैंने सेल की, सिर्फ जनवरी के महीने में। ठीक है, ये जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ जनवरी के महीने की सेल्स है मेरी 5000, 5000 रुपीज़ का ये या $5000 का ये, क्योंकि मेरे पास दोनों यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ओ लेवल्स वाले डॉलर्स में बातें करते हैं, और एडीसी और बीकॉम वाले बेचारे गरीब लोग होते हैं, वो रुपीज़ में अभी तक फंसे हुए हैं, तो वो रुपीज़ में बातें करते हैं। इसीलिए मैंने सिंबल यूज़ ही नहीं किया कहीं पर। ठीक है। तो जनवरी, पूरे जनवरी के महीने में जो मैंने सेल्स की है, ये सेल्स यानी मेरी रेवेन्यू जो है वो है 5000। अब जनवरी के महीने में ही मैंने रेंट भी पे किया है, लेकिन वो जो रेंट मैंने पे किया है वो 5 मंथ्स का रेंट मैंने एक साथ पे कर दिया एडवांस में। ठीक है। तो चाहे आप एडीसी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम एडवांस में पैसा देते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारे लिए प्री पेमेंट है, यानी कि ये हमारे लिए प्री पेड है। तो 5 महीने का जो रेंट बनता है वो है 10,000, यानी एक महीने का रेंट कितना हुआ? 2000। सही है। 5 मंथ्स का रेंट है, हर महीने का रेंट 2000 है, तो 5 मंथ्स का रेंट कितना हो जाएगा? 10,000। अब अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूँ कि मैंने 5 महीने का रेंट पे किया है, मेरे दिमाग में क्या है, मैंने रेंट पे कर दिया, पे कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? खर्च हो गया। आज नहीं तो कल तो खर्चा होना ही है ना। तो क्या शो हो रहा है मुझे? मुझे शो ये हो रहा है कि मेरी आमदनी हुई है 5000 और इसमें से मैंने खर्च कर दिया 10,000। मुझे क्या लगेगा? ओ माय गॉड, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। आमदनी सिर्फ 5000 और सर आपने खर्च कर दिया 10,000, तो इसका मतलब कि मैं 5000 के लॉस में चला गया। सही है ना? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अपनी आमदनी से अपने खर्चे माइनस कर दीजिए। तो इस वक्त जो मेरा बिज़नेस है वो मुझे ये शो कर रहा है कि मैं नुकसान में जा रहा हूँ 5000। क्यों शो कर रहा है? रीज़न, रीज़न ये है कि सर आपने गलत प्रिंसिपल फॉलो किया है, आपने मैचिंग प्रिंसिपल्स की वायलेशन की है, ख़िलाफ़ वर्जी की है। क्या ख़िलाफ़ वर्जी कर दी मैंने भाई? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने यहाँ पर एक महीने की सेल लिखी है, तो सर खर्चे भी एक महीने के लिखे ना यार। लॉजिकली बात करें कि एक महीने की सेल है तो खर्चे भी एक महीने के लिखें। अगर आपने यहाँ 5 महीने के खर्चे लिखे तो सर अपनी सेल भी 5 महीने की लिखें, 5 महीने की आमदनी लिखें, तब बात समझ में आएगी। एक चीज़ जब आप यहाँ पर एक महीने की लिख रहे हैं तो उसे कंपेयर कर रहे हैं आप 5 महीनों के साथ, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है भाई, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो दोनों का लेवल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका और जो जिन चीज़ों का आप कंपेयर कर रहे हैं वो सेम लेवल पर होनी चाहिए। यानी अगर आप अपनी रेवेन्यू एक महीने की ले रहे हैं तो अपने एक्सपेंसेस भी आप एक महीने के लिखें, या अगर आप अपने एक्सपेंसेस 5 मंथ्स के ले रहे हैं तो अपने रेवेन्यूज़ भी आप 5 मंथ्स के ही शो करें,
तभी तो उनको कंपेयर किया जाएगा, वरना आपको गलत पिक्चर नज़र आएगी, आपको लगेगा कि सर मैं नुकसान में जा रहा हूँ। अब अगर मैं इसे करेक्ट करता हूँ, अगर मैंने सेल एक महीने की लिखी है जो कि है 5000, तो मुझे अपना एक्सपेंस भी एक महीने का शो करना चाहिए जो कि बनता है 2000। अब अगर मैं एक्सपेंस अपना 2000 शो करूँगा, आप वैसे ही वर्बली चेक कर लीजिएगा, तो मेरी सेल हुई है 5000, एक्सपेंस मेरा 2000, 5000 में से 2000 अगर मैं लेस कर दूं, तो हाँ फिर थोड़ी सी दिल को राहत मिलेगी, नहीं सर हम नुकसान में नहीं हैं, हम 3000 रुपये प्रॉफिट में हैं, या $3000 के हम प्रॉफिट में हैं, तो हमें बात कुछ समझ में भी आएगी। तो सर बाकी का क्या हुआ, बाकी जो पैसे हमने यहाँ पर दिए हैं 8000, वो अब अगले महीने के खर्चों में चले जाएंगे, अगले 4 महीनों में वो खर्चे बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जिस पीरियड के आपके रेवेन्यूज़ हैं, यानी अगर आपके रेवेन्यू 1 साल के हैं तो खर्चे भी उसमें सिर्फ 1 साल के ही होने चाहिए, ना उससे ज़्यादा खर्चे होने चाहिए, ना उससे कम के खर्चे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके रेवेन्यूज़ 6 महीने के हैं तो एक्सपेंसेस भी 6 महीने के होने चाहिए, ना उससे ज़्यादा के होने चाहिए, ना उससे कम के होने चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल है डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स। जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं, आप उस पर जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो क्या है, वो इसी मैचिंग प्रिंसिपल का ही एक सबूत है। क्या मतलब है, जो हम फिक्स एसेट लेकर आते हैं, सही है, मिसाल के तौर पर हमने कोई मशीन बाय की है, अब मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स, 10 साल वो मशीन चलेगी। क्या ख्याल है, 10 साल के लिए मशीन चलेगी, उस पर जो हमने पैसा लगाया है वो पैसा तो हमारा चला गया ना, खर्च हो गया। जी सर बिल्कुल खर्च हो गया, एक तरह से एक्सपेंस ही है। तो हम उस 10 साल के खर्चे को आज ही हम एक साथ अपना एक्सपेंस लिख दें क्या, सर बहुत बोझ आ जाएगा हमारे सर पे, एक ही साल में बोझ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, वो वजह ये कि सर वो जो हमने पैसे आज खर्च किए हैं अपने मशीन पर, उसका बेनिफिट हमें 10 साल तक मिलता रहेगा। तो उस खर्चे को हम 10 साल में बांट देते हैं, ऐसा ही है ना, उस खर्चे को हम 10 साल में बांट देते हैं ताकि हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा आए, तो हमारे कंधों पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा हर साल। इसकी मिसाल एक और यूँ समझ लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अकाउंटिंग की जो फ़ी पे करनी है वो पूरे साल की एक साथ फ़ी पे करनी है, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, एक साथ में बताऊंगा आपको वाकई बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, हालांकि वो फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो बहुत ज़्यादा ही लगेगी, सर ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि ये जो अकाउंटिंग की फ़ी है ये तकरीबन 11 महीने की फ़ी है, तो इसे हम 11 महीनों में डिवाइड कर देते हैं या 12 महीनों में डिवाइड कर देते हैं। तो 12 महीने से डिवाइड करके हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दे दीजिए इंस्टॉलमेंट में। आपने बोला हाँ सर अब बहुत मुनासिब बात हो गई है, अब बिल्कुल बात समझ में आ रही है, हमारे लिए ज़्यादा बोझ भी नहीं बढ़ेगा। हालांकि आपको देने अब भी उतने ही हैं, लेकिन बांट देने से आपका बोझ थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको लगता है कि मुझे नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है जनाब, तो बिल्कुल इसी तरीके से डेप्रिसिएशन भी यही है कि अगर आप एक ही साल में वो जो आप मशीन लेकर आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख की मशीन लेकर आए और एक ही साल अगर आप 5 लाख अपना एक्सपेंस दिखा देंगे, तो आपको अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, "हाँ, 5 लाख का खर्चा, लो भाई इन्ना लिल्लाह हो गया।" लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर 5 लाख की जो मैं मशीन लेकर आया हूँ, ये मशीन 5 साल मेरे पास चलेगी, तो हर साल 1-1 लाख रुपए अगर खर्चा दिखा दूं, तो हाँ 1 लाख रुपए खर्चा शायद मेरा कारोबार बर्दाश्त कर सकता है, तो दिल को तकलीफ भी नहीं होगी और एसेट भी शो होता रहेगा मेरा। ठीक है जनाब, तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल के जिस पीरियड में आप मौजूद हैं उसी पीरियड के आप अपने रेवेन्यूज़ शो करेंगे, यानी उसी पीरियड की आमदनी होगी और उसी पीरियड के उसमें खर्चे भी होने चाहिए, ना उससे आगे के रेवेन्यूज़ होने चाहिए, ना उससे आगे की एक्सपेंसेस होने चाहिए, ना उससे पीछे के रेवेन्यूज़ होने चाहिए, ना उससे पीछे की एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो जिस पीरियड में है बस उसी पीरियड के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस होने चाहिए। इसी मकसद के लिए हम बनाते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, बीकॉम ये एडीसी में तो है एडजस्टमेंट्स, और ओ लेवल्स में हम इसे पढ़ते हैं अदर रिसीवेबल और पेबल्स के नाम से, जिसमें आप अपने प्री पेमेंट्स वगैरह को एडजस्ट करते हैं पीरियड के एंड पे, कि भाई जो पैसा हमने एडवांस में दिया है, यहाँ पर जैसे 5 मंथ्स का पैसा एडवांस में दिया है, इसमें से हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, हम सिर्फ वही अपना एक्सपेंस इस साल अपने इनकम स्टेटमेंट में शामिल करेंगे, बाकी हमारा एक्सपेंस अभी नहीं है, बाकी सब प्रीपेड है, वो हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल आपका। इसके बाद आते हैं, अगला प्रिंसिपल है हमारे पास मटीरियलिटी। मटीरियल से निकला है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर कोई चीज़ आपकी नज़र में बहुत अहमियत की हामिल है, मतलब कोई चीज़ बहुत अहमियत रखती है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई डिसीजन है,
तो उसे छुपाए ना, उसे डिस्क्लोज़ करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस में कोई एक ऐसी बात है जो कि बहुत मायने रखती है आपके लिए, मिसाल के तौर पर कि आपकी जो मंथली फ़ी है वो मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दी। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कह दूँ, अगर 1 महीने के बाद मैं ये कहूँ कि आपको मंथली फ़ी के साथ साथ एनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे 2000 रुपीज़। अब बोलेंगे सर ये तो आपने पहले बताया ही नहीं। अगर 2000 एनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ते या 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी पड़ती तो सर शायद हम एडमिशन ना लेते। अब ये एक ऐसी बात है जो कि आपके लिए बहुत मायने रखती है, आपके डिसीजंस पे अफेक्ट कर सकती है। तो ये बात मुझे एडमिशन देने से पहले ही डिस्क्लोज़ करनी चाहिए थी, आपको बतानी चाहिए थी। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है, प्रिंसिपल ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको लगता है कि कोई एक बात ऐसी है जो कि बहुत मायने रखती है तो उसे डिस्क्लोज़ कीजिए, उसे छुपाइए ना। क्या मतलब है इसको आइए देख लेते हैं। The materiality principle means that individual item which will not significantly affect either the profit or the assets of the business do not need to be recorded separately। यानी अगर कोई बात, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके एसेट्स पर या आपके प्रॉफिट पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डालता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालता, तो उसे अलग से सेपरेटली उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो कि आपके बिजनेस के एसेट्स पे या प्रॉफिट पे बहुत ख़ास इफ़ेक्ट डालता है, यानी बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, या आपके डिसीजन मेकिंग पे बहुत ख़ास इफ़ेक्ट रखता है, तो उसे डिस्क्लोज़ करना, उसे अलग से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। सर बात समझ में नहीं आई, या ये बात भी समझ लेते हैं भाई, मटीरियलिटी की बात करते हैं। आपका कोई एक बिज़नेस ऑपरेशन है और अब आप उसे जो है वो बिज़नेस सेगमेंट है, कोई बहुत मेजर सेगमेंट है, और अब आप उसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। डिसकंटिन्यू से मुराद ये है कि अब आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं। क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आ, हमारी कंपनी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारी कंपनी जो है वो आ, साबुन भी बनाती है, शैम्पू भी बनाती है, चिप्स भी बनाती है, खाने वाली चिप्स भी बनाती है, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाती है, फला फला फला। अब इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है जो बहुत चलता है, और वो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ड्रिंक। अब हम वो बंद करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, हमें नहीं पता, लेकिन बस हम बंद करना चाहते हैं। तो ये एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। इतने बड़े सेगमेंट को अगर हम बंद कर देते हैं तो इससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें हमें ये बात बतानी पड़ेगी, इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बात उनके लिए एक ख़ास मायने रखती है, मटीरियल इफ़ेक्ट रखती है। तो इसे हमें अपने रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि भाई हम ये चीज़, अपना ये जो ऑपरेशन है अपना, वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका डिसीजन होगा, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के डिसीजंस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इसे शो करना लाजिम है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, सब ने बनाई है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या कभी आपने ये देखा टी एक्सपेंस? देखा? नहीं देखा, छोड़ो। कभी इनकम स्टेटमेंट में आपने देखा कोल्ड ड्रिंक एक्सपेंस? नहीं देखा, चलो छोड़ो। कभी आपने उसमें ये देखा पेन एक्सपेंस? नहीं देखा, चलो छोड़ो। क्यों नहीं देखा? रीज़न ये है कि ये वो खर्चे हैं जो बिज़नेस के डिसीजन मेकिंग पर, या बिज़नेस के एसेट्स पर, या बिज़नेस के प्रॉफिट्स पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में आप मिसाल के तौर पर लाखों में सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, रेंट भी लाखों में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लाखों में दे रहे हैं, और पूरे महीने में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 500 के स्नैक्स यूज़ कर लिए, 500 के आपने कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर ली, तो क्या ये बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है? नहीं जी सर, बहुत बड़ी तो बहुत मामूली सी बात हो गई है। सही। तो उस मामूली सी बात को बहुत मामूली अंदाज में लेकर इग्नोर भी कर देना चाहिए, छोड़ भी देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब स्टूडेंट्स मुझे फ़ी पे करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास 95% स्टूडेंट्स जो है वो अपने ही बैंक अकाउंट से, या अपने ईजी पैसा या जैस कैश अकाउंट से फ़ी पे करते हैं। 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अपना अकाउंट नहीं है, और वो शॉप से जाकर ईजी पैसा या जैस कैश के ज़रिए फ़ी पे करते हैं। जब वो शॉप के ज़रिए फ़ी पे करते हैं तो उसमें 0.5% जो है वो हमारे चार्जेस काट दिया जाए। यानी अगर आप मुझे 200 पे करेंगे तो 200 में से 1 रुपया जो है वो काट लिया जाएगा, यानी मेरे पास 199 रुपीज़ आएंगे।
ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक अज्यूम करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने, हर क्लास के स्टूडेंट्स से मिलाकर मेरे पास पूरे महीने में 50,000 रुपीज़ आए हैं, और पूरे महीने में 50,000 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ कट गए ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से, 10 रुपीज़ कट गए। 50,000 रुपीज़ आए और सिर्फ 10 रुपीज़ कट गए, तो क्या वो 10 रुपीज़ मेरे लिए बहुत ख़ास मायने रखते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं सर, वो तो बहुत मामूली सी एक बात हो गई है। तो अगर वो मामूली सी बात हो गई है तो उसे मैं अलग से ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम से रिकॉर्ड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत मामूली सा खर्चा है। उसके लिए मैं एक अकाउंट बना सकता हूँ मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर अदर एक्सपेंस के नाम से, जिसमें हम ऐसे तमाम छोटे छोटे अखराजात को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ख़ास मायने नहीं रखते या हमारी डिसीजन मेकिंग पर, हमारे एसेट्स पर, हमारे प्रॉफिट पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया पेमेंट ऑफ टी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। ये तमाम वो खर्चे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे अखराजात होते हैं, तो इन्हें आप अपने अलग से किसी अकाउंट के अलग से कोई नाम देकर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये मटीरियलिटी की एक एग्जाम्पल हो गई। एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो ज़रा सोचते हैं, हम थोड़ी सी बातें सोचते हैं। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा होता है। मेरे कारोबार में कंप्यूटर्स मौजूद हैं, लाखों रुपए के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स में बात नहीं कर रहा, मैं लाखों रुपए के कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। मेरे कारोबार में लाखों रुपए के कंप्यूटर्स, आई मीन यूँ समझ लीजिए कि 6 लाख रुपए के कंप्यूटर्स हैं। मेरे कारोबार में फर्नीचर भी है, मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए का मेरे पास फर्नीचर है। क्या है? ये भी नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स। मेरे कारोबार में मशीन भी है, मिसाल के तौर पर 15 लाख रुपए की, ये भी क्या है? नॉन करंट एसेट। ठीक है, क्योंकि इन सब का बेनिफिट क्या है? 1 साल से ज़्यादा है। मेरे कारोबार में स्टील का गिलास, जिसमें हम पानी पीते हैं, स्टील का गिलास भी है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्टील के गिलास है और उन सबकी कॉस्ट मिला लूँ तो वो बनता है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये के मेरे कारोबार में स्टील के गिलास भी मौजूद हैं। क्या स्टील के गिलास की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है? आपका जवाब होगा बिल्कुल ज़्यादा है। अगर मैं कहता कांच का गिलास है, शीशे का गिलास है, तो आप कहते कि सर शायद इसकी लाइफ 1 साल से कम हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पानी पीने वाला जो गिलास है, ठीक है, हालांकि गिलास शीशे का होता है लेकिन बहरहाल हम स्टील का भी गिलास होता है हमारे यहाँ, तो स्टील का जो गिलास है उसकी लाइफ क्या है? 1 साल से ज़्यादा है। सर अगर लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो गई तो फिर ये तो हमारे लिए नॉन करंट एसेट होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू देखते हैं, अपने नॉन करंट एसेट्स के अगर आप उसकी वैल्यू देखते हैं तो वो वैल्यू ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। आपके एसेट्स 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कहाँ 1,000 की आप बात कर रहे हैं। तो वो 1,000 रुपये के जो आपके गिलास हैं वो आपके लिए मटीरियल नहीं है, इममटीरियल है। तो आप उसे फिक्स एसेट्स में ना लिखें, आप उसे करंट एसेट में लिख दें या उसे अपने एक्सपेंस में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उससे आपकी डिसीजन मेकिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लाखों में बात कर रहे हो, कहाँ या 100 और 1,000 रुपये की चीज़ की बात कर रहे हैं आप। ठीक है जनाब, तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स एसेट्स को हर बार उसकी लाइफ से ही जज करें, उसकी वैल्यू भी देखनी पड़ती है कि क्या उसकी वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है या नहीं करती है। अगर उसकी वैल्यू मैटर करती है हमारे लिए तो बिल्कुल उसे उसके कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक रिकॉर्ड कीजिए, और अगर उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती है हमारे लिए तो उसे सेपरेटली अलग से फिक्स एसेट या किसी और नाम से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अदर एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर आप उसे डाल सकते हैं। ठीक है जनाब, ये है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद है मनी मेजरमेंट। आहा क्या बात है भाई, मनी मेजरमेंट। ये समझाता हूँ आपको ज़रा। ये उस वक्त तो पॉसिबल है कि जब कोई आपसे पूछे हाँ भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं, ये सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात तो बता सकते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपका ऑनलाइन क्लासेस का कारोबार कैसा चल रहा है, मैं कहूँगा भाई बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोलेगा अच्छा ठीक है बताओ कैसे बहुत अच्छा चल रहा है मेरे पास, तो मैं कैसे बताऊँ? बोला ये बताओ कितने पैसे आते हैं। मैंने बोला वो नहीं पता मुझे, पैसों मेरी बात नहीं करो मुझसे, बस इतना पता है मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बोला यार ये तो बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप मुझे पैसों में नहीं बताएंगे कि भाई कितनी फ़ीस आती है, उसमें से कितने खर्चे देकर कितना आपको बचता है, तब तक मुझे बात कैसे समझ में आएगी। हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई मेरे पास जो है वो महीने के 2,000 रुपये फ़ीस आती है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है आपके हिसाब से बहुत अच्छा हो। तो पैसों में बताइए ना, आपके पैसों में आपका कारोबार कैसा चल रहा है। मैंने बोला पैसों में नहीं बता सकता मैं,
बस इतना बता सकता हूँ, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अकाउंटिंग में कोई भी चीज़ उस वक्त ही रिकॉर्ड करेंगे जब वो मनी की फॉर्म में होगी। यानी जिस चीज़ को आप मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस वही आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी। द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मीन्स दैट only information which can be expressed in terms of money can be recorded in the accounting record। सिर्फ वही बात आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसे आप मनी में, ठीक है, पैसों की सूरत में, या तो डॉलर्स में या पाउंड में या रुपीस में या येन में, किसी भी करेंसी में अगर आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ही आप उसे जो है वो लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसे रुपीस करेंसी या किसी भी करेंसी में अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आइए भाई मनी मेजरमेंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब है गुड्स रखी हुई है, 20,000 यूनिट्स आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है भाई। 20,000 मेरे पास, फॉर एग्जांपल 20,000 मेरे पास शर्ट्स हैं, 20,000 पेन है, 20,000 शूज़ है, जो भी है मेरे पास सामान है, 20,000 यूनिट्स मेरे पास रखे हुए हैं। मैं इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, यानी कुछ डेबिट नहीं कर सकता, कुछ क्रेडिट नहीं कर सकता। क्यों सर, यूनिट्स तो हैं। बिल्कुल हैं। अगर मेरे पास 20,000 यूनिट्स रखे हुए हैं तो क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? नहीं पता। जब तक मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता तब तक मैं ना कुछ डेबिट कर सकता हूँ, तब तक ना मैं कुछ क्रेडिट कर सकता हूँ। अब तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पूरे साल अकाउंटिंग पढ़ कर आए, जब भी आपने कुछ डेबिट किया है या जब भी आपने कुछ क्रेडिट किया है, आपने उसकी वैल्यू को डेबिट या क्रेडिट किया है। अगर वैल्यू नहीं है तो आपने कुछ डेबिट नहीं किया, कुछ क्रेडिट नहीं किया। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो आप वैल्यू से करते हैं, यूनिट से नहीं करते। तो जब तक मुझे इन 20,000 यूनिट्स की वैल्यू ना पता चल जाए तब तक ये मेरे लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन है। कैसे, ज़रा समझिएगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि सर मेरे पास 2 फ़ोन है, आपने मुझे बताया। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला मेरे पास भी 4 फ़ोन हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके यूनिट्स कितने हैं? 2 यूनिट्स हैं। मेरे यूनिट्स कितने हैं? 4 यूनिट्स हैं। तो अगर यूनिट्स के हिसाब से देखूं तो शायद मैं आपसे ज़्यादा वैल्यू का मालिक हूँगा। लेकिन आपने मुझे बताया सर मेरे पास 2 आईफोन हैं, ठीक है, एक आईफोन की कॉस्ट जो है वो 5 लाख है, तो 2 आईफोन की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख। ओह हो माय गॉड। अब मैं सो गया। मैंने बोला बस अल्लाह हाफिज़। क्यों सर, क्या हुआ? बताया ना आपके पास 4 फ़ोन है। मैंने बोला नहीं बस ठीक है, आप जाए जाए। सर बताएं तो क्या हुआ? मैंने बोला मेरे पास 4 फ़ोन तो हैं, लेकिन मेरे पास हर फ़ोन 5,000 5,000 5,000 5,000 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? 20,000। कहाँ आपके पास 10 लाख के फ़ोन है और कहाँ मेरे पास 20,000 के फ़ोन है। यानी वैल्यू अगर देखें तो वैल्यू के हिसाब से आप मुझसे बहुत ऊपर चले गए, और अगर नंबर्स के यूनिट्स के हिसाब से देखें तो आपके पास सिर्फ 2 फ़ोन थे और मेरे पास 4 फ़ोन थे। तो यूनिट्स मैटर नहीं करते हमारे, जब तक उसकी वैल्यू ना हो, जब तक वैल्यू ना हो तब तक ये यूनिट्स हमारे लिए बेकार हैं। तो अगर मैं यूं लिखता हूँ इन्वेंट्री 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट, हाँ अब बात समझ में आती है कि मेरे पास 20,000 यूनिट्स हैं, यानी 20,000 मेरे पास पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट है 10, तो इन 20,000 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी बनती है? 200,000, यानी 2 लाख। ठीक है, अब ये बात जो है वो किसी हद तक समझ आती है कि हाँ कि मेरे पास 200,000 का माल मौजूद है, यानी सामान मौजूद है। तो अगर मैं इस सामान को, जब तक इसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 यूनिट की कॉस्ट मुझे नहीं पता, तब तक इसको मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिख नहीं सकता, अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जैसे मुझे इसकी 1 यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी तब मैं इसे अपने अकाउंटिंग में कुछ डेबिट कर दूंगा और कुछ क्रेडिट कर दूंगा। अगर मैंने बाय किया है तो परचेजेस डेबिट कर दूंगा और कैश या ट्रेड पेबल या अकाउंट पेबल को मैं क्रेडिट कर दूंगा, ठीक। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नहीं पता तो ये 20,000 यूनिट्स को मैं कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि आप अकाउंटिंग में उसी वक्त किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी मनी की फॉर्म में उसकी कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी। अगर मनी की फॉर्म में उसकी वैल्यू नहीं है तो अकाउंटिंग में वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, ठीक है। बस यूँ समझ लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, अगर इसकी वैल्यू है तो ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम 4 कॉन्सेप्ट्स आज हमने और पढ़े हैं, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है भाई, ये ड्रामा जो है ना बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा नहीं, बस इंशाल्लाह अगली किस्त इसकी आखिरी किस्त होगी। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।